एक फौजी फौज से छुट्टी मिलने के बाद अपने घर की तरफ इस कदर खुशी में होता है, वो अपने बैग में बहुत सारे खिलौने बच्चों के लिए और बहुत सारे खाने पीने के आइटम भरकर और बैग को फुल करके वो अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। वो अपने घर वालों को फ़ोन करके नहीं बताता कि मैं घर पर आ रहा हूँ, क्योंकि वो चाहता था कि मैं घर वालों को जाकर सरप्राइज दूं और घर वाले इस बात को देखकर बड़े खुश हो जाएं। दोस्तों, खुशी खुशी रात को 1 बजे वो फौजी अपने घर के दरवाजे पर पहुंचता है और जैसे ही दरवाज़ा खोला जाता है तो दरवाज़ा खोलने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो अपने पत्नी को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखता है, जिसके बाद उसका खून खोल जाता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा कांड होता है और एक व्यक्ति की जान चली जाती है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, ये फर्रुखाबाद की कहानी है। यहाँ पर दिनेश दिवाकर नाम का एक लड़का, जिसकी उम्र होती है 30 साल और जो फौज में नियुक्त होता है जम्मू कश्मीर में, उसकी ड्यूटी होती है। उसका जो परिवार होता है, परिवार में 2 बच्चे और उसकी पत्नी फर्रुखाबाद में रहा करती हैं और जो उसके मम्मी पापा और जो भाई और होते हैं वो एटा में रहते हैं और एटा में रहकर वो आराम से अपना गुजर बसर किया करते हैं। दोस्तों, कई बार दिवाकर होता है जो फ़ोन पर बात किया करता है, घंटों घंटों अपनी पत्नी से वीडियो कॉल किया करता है और पति पत्नी आपस में खूब मज़े करते हैं। फ़ोन पर बातचीत करके एक दूसरे का प्यार देखने को ही बनता है। दोस्तों, धीरे धीरे वो आगे समय बीतता रहता है। एक दिन का वाक़या होता है जब पति अपने घर की तरफ आने के लिए तैयार हो जाता है। उसे 15 दिन की छुट्टी मिल जाती है। अब छुट्टी मिलने के बाद पति बस में बैठकर घर के लिए रवाना हो जाता है। उसके दिल में बहुत सारे ख्याल संजो कर वो लेकर आता है कि मैं घर जाकर बच्चों के साथ ऐसे रहूँगा, बच्चों के लिए ऐसे करूँगा। ये बहुत सारे आइटम वो खरीद कर लेकर आता है। उसका खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो एक काम और करता है, वो ना तो अपनी पत्नी को फ़ोन करके बताता है और ना ही अपने घर वालों को फ़ोन करके बताता है। तो फ़ोन करता है तो बस वो अपने भाई को, जहाँ पर उसका गांव होता है एटा में, उसको कहता है कि भाई मैं यहाँ से चल दिया हूँ और रात को किसी टाइम अपने घर पहुँच जाऊँगा और घर पहुँचने के बाद मैं फ़ोन कर दूँगा कि मैं अब घर पहुँच चुका हूँ। भाई भी खुश होता है और भाई से कहता है कि 1-2 दिन के बाद मैं तुम्हारे वहाँ भी तुमसे मिलने आऊँगा। भाई कहता है कि भाई ठीक है, आप घर पहुँचकर मेरे को फ़ोन कर देना। अब फौजी अपने सपने संजोते हुए अपने घर की तरफ पहुंच जाता है और जैसे ही रात को 1 बजे वो घर के दरवाजे पर पहुंचता है तो उसे लगता है कि उसकी पत्नी तुरंत आकर दरवाज़ा खोलेगी तो उसकी खुशी दोगुनी हो जाएगी। जैसे ही वो बेल बजाता है, लेकिन घर के अंदर से कोई नहीं आता। काफ़ी टाइम उसे बीत जाता है, 5 से 10 मिनट दरवाज़ा खटखटाते हुए, लेकिन घर से किसी की कोई आवाज़ नहीं आती। घर के अंदर से कोई भी उस दरवाजे को खोलने के लिए नहीं आता। इधर वो अपने भाई के पास, जिसका नाम होता है रमेश चंद, उसको फ़ोन करता है और फ़ोन करके उससे कहता है कि भाई मैं घर पहुंच चुका हूं, अब तुम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से सो जाना। इधर भाई भी खुशी खुशी सो जाता है। फिर वो दरवाजे को फिर से खटखटाता है। तब तक लगभग 15 से 20 मिनट बीत जाते हैं। 15 से 20 मिनट बीतने के बाद जब दरवाज़ा खोलता है तो दरवाजे के अंदर से उसकी पत्नी उसे दिखाई देती है, जिसके चेहरे पर पसीने आए होते हैं और बाल भी उसके बिखरे होते हैं। इधर जो फौजी होता है उसको गुस्सा आने लगता है और गुस्से में अपनी पत्नी को धक्का मार के वो घर के अंदर चला जाता है और घर के अंदर जब चारों तरफ घूमने लगता है तो देखता है कि दोनों बच्चे कमरे के अंदर सोए हुए हैं और वो इधर उधर और दूसरे कमरों के अंदर जाता है। तो कमरों के अंदर जाने के बाद उसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो हार थक के बैठ जाता है। उसकी पत्नी उससे कहती है कि तुम तो बेकार की मेरे पर शक कर रहे हो, यहाँ पर कोई भी नहीं है, तुम्हें वैसे ही फालतू में शक है, किसी ने तुम्हें ऐसे ही बहकाया है। जबकि दिनेश कुमार को पहले ही गांव के एक लड़के ने बताया था कि तुम्हारी पत्नी के अवैध संबंध किसी दूसरे लड़के के साथ हैं। अब जब वो घर में इस तरह से पत्नी की हालत देखता है तो उसका शक और बढ़ जाता है, लेकिन वो करे भी तो क्या करे। पूरे घर की छानबीन करने के बाद कुछ भी घर के अंदर उसे नहीं मिलता। वो ये भी सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि घर के अंदर से बाहर निकलने का कोई जरिया ही नहीं है, सिर्फ इस गेट के जरिए ही बाहर निकला जा सकता है।
दोस्तों अब वो आराम से बैठ जाता है। इधर उसकी पत्नी उसके साथ प्यार से बातचीत करने लगती है और प्यार से बातचीत करने के बाद फिर दोनों पति पत्नी आपस में संबंध बनाने लगते हैं। संबंध बनाने के बाद वो दोनों वहीं पर चारपाई के अंदर सो जाते हैं। इधर जो पत्नी होती है वो भी सोने का ड्रामा करती है, लेकिन जैसे ही पति सो जाता है पत्नी की आंखें खुलती हैं और आंखें खुलने के बाद वो अंदर कमरे के अंदर जाती है और एक बक्से को खोलती है। बक्से के अंदर से अपने प्रेमी जिसका नाम होता है अमोल उसको निकालती है और निकाल कर उससे कहती है कि अब इस पति को ख़त्म करना होगा, नहीं तो हमारा पूरा भंडाफोड़ हो जाएगा। जैसे ही प्रेमी और पत्नी अंदर से बाहर की तरफ आते हैं और उसके ऊपर कम्बल डाल देते हैं, कम्बल डालने के बाद वो पति दिनेश छटपटाने लगता है और फिर उसकी गर्दन को पकड़ लिया जाता है। वहीं पर उसकी सर्विस रिवॉल्वर पड़ी होती है, उस रिवॉल्वर को निकाला जाता है और उसके ऊपर गोली चला दी जाती है। 2 गोली चलाने के बाद उसकी मौत हो जाती है। इधर जो प्रेमी होता है अमोल वो वहाँ से फरार हो जाता है। अब पत्नी भी चुपचाप वहीं पर सो जाती है और उस डेड बॉडी को खींचकर अंदर कमरे के अंदर डाल देती है और कमरे का ताला बाहर से लगा दिया जाता है। इधर दिनेश का जो भाई होता है रमेश चंद वो सुबह फ़ोन करता है तो पता चलता है कि भाई का फ़ोन स्विच ऑफ है, उसका फ़ोन मिल ही नहीं रहा। तो वो भी परेशान हो जाता है। वो दिनेश की पत्नी रामा के पास फ़ोन करता है तो रामा से कहता है कि यहाँ पर हमारा भाई आया था, फ़ोन स्विच ऑफ है, वो तो रात को ही आ चुका था। लेकिन पत्नी कहती है कि यहाँ पर वो आया ही नहीं है, अभी तक मेरे पास ना उसका फ़ोन आया है और ना ही वो यहाँ पर आया है। अब जो भाई होता है ये सब बातें अपने घर वालों को बता, रमेश चंद होता है वो परेशान हो जाता है और परेशान होकर एटा से फर्रुखाबाद के लिए चल देता है और रात को ही वो अपने भाई के घर पहुंच जाता है। उससे पहले वो पत्नी अपने प्रेमी अमोल को बुलाती है और अमोल से कुछ पेट्रोल की बोतलें मंगाती है और पेट्रोल की बोतल अपने पति के ऊपर डलवाई जाती हैं और उसे वहीं पर आग लगा दिया जाता है। दोस्तों उसकी जो डेड बॉडी होती है आधी सी चल जाती है, फिर उसे एक बोरे के अंदर भर कर रखा जाता है और फिर उसे बाइक पर ले जाकर उसे नज़दीकी जिस रास्ते से आना होता है उसी रास्ते में डाल दिया जाता है। दोस्तों जैसे ही अगली सुबह होती है तो लोग बाग देखते हैं कि यहाँ पर एक अधजली लाश पड़ी हुई है। इस अधजली लाश को देखकर लोगों में हड़कंप मच जाता है। चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां घूमने लगती हैं, लोगों का जमावड़ा वहां जम जाता है। जब आसपास के लोग इकट्ठे होते हैं सबसे पूछताछ की जाती है तो कोई भी इसका खुलासा नहीं करता। फिर भाई रमेश चंद वहां पहुंच जाता है और रमेश चंद जब उसको देखता है तो कद काठी से उसे लगता है कि ये तो मेरा भाई है, लेकिन वहाँ पर उसकी शनाख्त कैसे की जाए, उसका चेहरा तो बुरी तरह से जला हुआ है। फिर वहाँ पर उसका फ़ोन मिलता है, उसकी सर्विस रिवॉल्वर मिलती है। सारे सबूत मिलने के बाद पुलिस को भी यकीन हो जाता है कि ये फौजी दिनेश दिवाकर ही है। फिर उसकी पत्नी जो होती है वो घर से उसकी शनाख्त करने के लिए भी नहीं आती। पुलिस जब जांच पड़ताल करती है तो पुलिस को जो भाई होता है रमेश चंद वो यही बताता है कि मेरी भाभी घर से यहाँ तक चलकर भी नहीं आई है, ना ही उसने मेरे भाई की शनाख्त की है। अब शक पुलिस का भी रमा के ऊपर चला जाता है, लेकिन वो करे तो क्या करे, उनके पास कोई सबूत नहीं होता। फिर जो फ़ोन की लोकेशन होती है उसे ट्रेस किया जाता है। फिर जब शाम की लोकेशन जो रात की 2 बजे की लोकेशन होती है और वो लोकेशन रमा के घर की होती है, फिर रमा को गिरफ्तार किया जाता है। उसे फिर सख्ती के साथ पूछताछ की जाती है तो एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। रमा बताती है कि हाँ हमने ही अपने पति को मारा है, मैं अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतारा है। प्रेमी का नाम अमोल होता है और अमोल को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर रमा बताती है कि इन्होंने हमें आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, लेकिन इनको मेरे प्रेमी के बारे में पता नहीं चला था। प्रेमी को मैंने अंदर छुपा कर रखा था, लेकिन हमने फिर एक विचार बनाया कि क्यों ना इस पति को ही रास्ते से हटा दिया जाए। हम यही चाहते थे कि किसी को कानो कान पता नहीं चलेगा, लेकिन ये सब खुलासा हो जाता है। तो दोस्तों क्राइम करने वाला कितना भी सातिर हो, कितने भी सातिर तरीके से वो क्राइम करे, लेकिन क्राइम सर चढ़कर बोलता है, कभी भी छुपता नहीं है। यहाँ पर ये पत्नी भी यही चाहती थी कि मैं अपने प्रेमी के साथ रंगलरिया सदा मनाती रहूँगी, सदा इसके साथ इसी तरह के संबंध बनाती रहूँगी। मैंने अपने पति को मारकर बहुत अच्छा काम किया है। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं ऐसी पत्नी के बारे में जो अपने पति के होते हुए दूसरे गैर मर्द के साथ ऐसे संबंधों में रहती है? दोस्तों ऐसी पत्नियों को किस तरह की सज़ा मिले जो आगे ऐसी
पत्नियां और ऐसे कदम ना उठा सके। दोस्तों, आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।